हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके पास एनर्जी मीटर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो उसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एनर्जी मीटर में जाने से पहले जो है मैं आपके पास जो है कुछ जो है इसके टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है आपके पास टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेनली आपके पास दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जिसको प्राथमिक मापन यंत्र कहा जाता है, और दूसरा होता है आपके पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जिसको द्वितीयक मापन यंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं। ये आपके पास होता है पहला इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है आपके पास रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा होता है आपके पास इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो तीन टाइप के आपके पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सभी का एक बेसिक जो है आपके पास डेफिनेशन में आपको मैं बता देता हूं कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं कि वह मापन यंत्र या वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें नापी जाने वाली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या मेजरिंग क्वांटिटी को ये मान नहीं बताता बल्कि जो है ये दिशा बताता है, मतलब ये वैल्यू को नहीं बताता बल्कि डायरेक्शन को बताता है, उसको हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के केस में आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास मान को बताता है लेकिन ये दिशा नहीं बताता। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप जेन्युइन एग्जांपल हम लोग देखें तो जेन्युइन एग्जांपल में प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे आप कभी मार्केट गए तो किसी वस्तु खरीदने के लिए तो आप लोगों ने दो प्रकार की वेटिंग मशीन देखे होंगे। उस वेटिंग मशीन में इस तरीके से आपके पास जो है ये आपके पास तराजू होता है, इस तरीके से एक प्रकार की ये भी एक वेटिंग मशीन है जिसमें आपके पास एक तरफ जो है वेट को रखा जाता है और एक तरफ जो है आपके पास वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान के चलिए अगर 1 kg का कोई वस्तु हम लोग रखते हैं तो उतने ही मात्रा में वस्तु को रखकर इसमें इस पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियल पोजीशन में लाकर रखना होता है। तो प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी सेम उसी तरीके से होता है। तो आप लोगों ने जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुना होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है इस तरीके से आपके पास 4 आर्म्स होते हैं और इस 4 आर्म्स में जो है किन्हीं भी 2 आर्म्स के बीच में या 2 पॉइंट के बीच में इस तरीके से गैल्वेनोमीटर रखा जाता है और 2 पॉइंट के बीच में जो है आपके पास इस तरीके से एक सप्लाई को रखा जाता है। और इसमें सभी में आपके पास इस तरीके से PQRS जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जिसमें 2 अननोन वैल्यू होगी, जैसे मान के सॉरी 2 नोन वैल्यू होती है, जैसे मान के चलिए P और Q आपके पास नोन वैल्यू है, S जो है आपके पास अननोन वैल्यू होती है और R जो है आपके पास वेरिएबल वैल्यू होती है। तो इसमें जो है इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर जैसे इस तराजू में जिस तरीके से पॉइंटर जो है इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास किया जाता है, सेम उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर में उस पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास किया जाता है ताकि ये ब्रिज जो है आपके पास संतुलन की अवस्था में या बैलेंस की अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास जो है इसको नल टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नल टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक, तो आपके पास नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। इसके अलावा जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में एक तो आपको मैं जो है डिटेक्टर बता दिया जिसमें गैल्वेनोमीटर आता है, और दूसरा आपके पास इसका एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है इसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के केस में जो है जैसे मैं आपको जेन्युइन एग्जांपल में एक वेटिंग मशीन बताया और दूसरा वेटिंग मशीन आपके पास देखे होंगे, ये इस तरीके से आपके पास वस्तु रखने के लिए जगह होती है और यहाँ पर जो उसका इंडिकेटर होता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर लगभग आप 750 ग्राम की वस्तु अपन रखते हैं तो उतनी ही वैल्यू जो है आपके पास इस तरीके से डिजिटल मीटर में वो इंडिकेट कर देता है। तो मतलब ये क्या है, ये मान बता रहा है लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बताता। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेटिंग मशीन के माध्यम से प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ लिया। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के आपके पास 3 टाइप्स हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे, नापी जाने वाली विद्युत राशि को पॉइंटर की मदद से पूर्व अंकित पैमाने पर या स्केल पर जो है इंगित करता है, इंडिकेट करता है, उसको हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आप लोग जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है इस तरीके से अमीटर या वोल्टमीटर आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें इस तरीके से आपके पास जो है खांचे बने होते हैं जिसको जो है स्केल कहा जाता है, पैमाना कहा जाता है।
और इस तरीके से यहाँ पर एक जो है पॉइंटर होता है, ठीक है, इसको हम लोग जो है पॉइंटर कहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को किसी अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से यदि जोड़ दिया जाए तो उस पॉइंट पर जो है जाकर ये इंडिकेट करता है, इंगित करता है, तो ये आपके पास इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अगर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपके पास अमीटर आता है, वाट मीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है, ये सभी जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो नापी जाने वाली विद्युत राशि होती है उसको पॉइंटर में पेंसिल या पेन की मदद से जो है इस तरीके से ग्राफ पेपर में आपके पास जो है रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से पॉइंटर लगा होगा, ये पॉइंटर में इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड करते हुए चलेगा। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है, जैसे 100 वायर रिकॉर्डर होता है, 100 वायर रिकॉर्डर होता है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं 100 वायर वोल्टमीटर होता है, 100 वायर अमीटर होता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल या जेन्युइन एग्जांपल आप लोग जो है जब कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आप लोगों ने ईसीजी मशीन देखा होगा, तो ईसीजी मशीन जो है एक प्रकार के रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। तीसरा होता है आपके पास इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो नापी जाने वाली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या विद्युत राशि को जो है डायल मैकेनिज्म के माध्यम से रजिस्टर करते हुए, दर्ज करते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, और यहाँ पर ये जो क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। रजिस्टर करना मतलब ये दर्ज करते हुए चलना। तो ये किसी जो है निश्चित जो है समय अंतराल पर जो है ये दर्ज करते हुए चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर जो है, तो एनर्जी मीटर आपके पास इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो 1 घंटे में 1 किलोवाट की जो पावर खपत होती है उसे 1 किलोवाट आवर के नाम से दर्ज करते हुए चलता है, और वही नंबर ऑफ यूनिट एक महीने में जितना आपके घरों में खपत होती है उसी के आधार पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आपके घरों पे आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी मीटर जो है आपके पास बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे सेंस में अगर समझा जाए तो अगर मान के चलिए आपके पास उसके कंस्ट्रक्शन या उसकी बनावट के आधार पर अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जो है दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पीएमएमसी और होता है आपके पास ईएमएमसी। इसको कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल है, ठीक है, परमानेंट मूविंग कॉइल है। दूसरा होता है आपके पास जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन आपके पास, इसमें भी आपके पास दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपके पास रिपल्सन टाइप का होता है और दूसरा आपके पास अट्रैक्शन टाइप का होता है, ठीक है। और तीसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है आमतौर पर जो है वोल्टमीटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा होता है आपके पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, और आपके पास पांचवा होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में अपन करंट फ्लो कराते हैं ना, तो आपके पास नंबर ऑफ इफेक्ट जो है जनरेट होते हैं, जिसमें से आपके पास केवल 4 से 5 ही इफेक्ट इलेक्ट्रिकल में काम के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विद्युत चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट जो है तो आपके पास ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट प्रेरण प्रभाव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है स्थिर विद्युत प्रभाव है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन है, ये दोनों के दोनों आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, स्थिर विद्युत प्रभाव। हॉट वायर जो है ये एक प्रकार का थर्मल इफेक्ट है, और चौथा जो है आपके पास इंडक्शन इफेक्ट। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी इसी इंडक्शन इफेक्ट की वजह से होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने इंडक्शन मोटर में सुना होगा, स्टेटर वाले भाग में सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से रोटर भाग घूमने लगता है, सेम टू सेम जो है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जो मैकेनिज्म बने होते हैं जिसकी वजह से रोटेटिंग डिस्क घूमने लगता है। तो यहाँ पर मेरा बताने का मेन उद्देश्य ये था कि एनर्जी मीटर जो होता है दोस्तों, वो आपके पास जो है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके पास इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास, एक तो मैं आपको बताया एनर्जी मीटर में एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा जो है
आपके पास इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी मीटर के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये दो टाइप के आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सीधे मैं आपको जो है एनर्जी मीटर के जो सिस्टमेटिक डायग्राम में ले आता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से ये एनर्जी मीटर का सिस्टमेटिक डायग्राम है, जिसमें जो है इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है, ये आपके पास जो है शंट मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास शंट मैग्नेट है। तो इसमें जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपके पास शंट मैग्नेट का आपके पास पार्ट है, ये शंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग जो है सीरीज मैग्नेट बोलते हैं। तो शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट क्यों बोला जाता है? यदि आप इसके वायरिंग कनेक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो है वायरिंग कनेक्शन में, इसके वायरिंग कनेक्शन में आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास देखिएगा, ये आपके पास सप्लाई है, ठीक है, और ये आपके पास लोड है। ठीक है, तो इस एसी सप्लाई के पैरेलल में देख रहे हैं, इस तरीके से आपके पास सप्लाई के पैरेलल में इस तरीके से आपके पास वायरिंग की गई है, और ये वायरिंग जो है इस तरीके से घूमने के बाद जो है आपके पास फिर से इस तरीके से आपके पास लोड होता है। तो ये आपके पास जो है पूरा का पूरा फिर से वापस आपके पास आ जाता है एसी सप्लाई के पैरेलल में। तो इलेक्ट्रिकल की भाषा में शंट मतलब आपके पास पैरेलल। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये वाला हिस्सा आपके पास शंट मैग्नेट का है। दूसरा आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से इस तरीके से सप्लाई यहाँ पे गई है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट में मूव होने के बाद जो है ये इस तरीके से आपके पास लोड के सीरीज में कनेक्टेड है, ये लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। इस कारण से इसका क्या नाम पड़ा है? सीरीज मैग्नेट। ये सीरीज मैग्नेट हो गया, और जो है ये आपके पास जो है शंट मैग्नेट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका मेन पार्ट होता है, इस एनर्जी मीटर का दूसरा मेन पार्ट होता है डिस्क का। ये वाला जो है डिस्क, और ये डिस्क जो है आपके पास बना होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये आपके पास एल्यूमिनियम डिस्क होता है। ठीक है, सेकेंड आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके पास ब्रेक मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट होता है। और चौथा आपके पास मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास चार इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इसी चार मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो है चार मैकेनिज्म होते हैं। उस मैकेनिज्म को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला आपके पास होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म। ठीक है, पहला आपके पास होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म, या इसको ड्राइविंग सिस्टम बोल देते हैं। तो ड्राइविंग सिस्टम में आपके पास ये वाला जो हिस्सा है शंट मैग्नेट, और ये वाला जो हिस्सा है सीरीज मैग्नेट। तो इसको हम लोग ड्राइविंग मैकेनिज्म में बोलते हैं। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि आपके पास ये शंट मैग्नेट होता है, और दूसरा सीरीज मैग्नेट, इसको हम लोग ड्राइविंग सिस्टम या ड्राइविंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है आपके पास जो होता है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये हिस्सा जो है आपके पास, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग जो है आपके पास एल्यूमिनियम डिस्क बोलते हैं। और ये इसको हम लोग जो है नाम, इसको हम लोगों ने नाम दिया है रोटेटिंग सिस्टम। इसको हम लोगों ने नाम दिया है रोटेटिंग सिस्टम। तो रोटेटिंग सिस्टम में आपके पास आ जाता है एल्यूमिनियम डिस्क का। ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्क का। और तीसरा आपके पास होता है, यदि आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, ये वाला हिस्सा आपके पास कहलाता है ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा आपके पास ब्रेक मैग्नेट। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्रेक मैग्नेट, या ब्रेकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम। और इस ब्रेकिंग सिस्टम में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर ब्रेकिंग मैग्नेट का नाम दिए हैं। तो इसको ब्रेक मैग्नेट भी बोल सकते हैं। और ये ब्रेक मैग्नेट दोस्त आपके पास बना होता है, याद रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट का, एक स्थायी चुंबक का जो है बना होता है। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके पास मैकेनिज्म है, वो है आपके पास रिकॉर्डिंग सिस्टम, या इसी को हम लोग जो है रजिस्टरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके पास से जो है रजिस्टरिंग सिस्टम भी कहलाता है, रजिस्टरिंग सिस्टम कहलाता है। और इस रजिस्टरिंग सिस्टम के अंतर्गत में, इस रजिस्टरिंग सिस्टम के अंतर्गत में आपके पास इस तरीके से डायल मैकेनिज्म बने होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से डायल मैकेनिज्म बने होते हैं। तो जिस तरीके से ये आप जो है अपने बाइक में आप देखते होंगे, या गाड़ी में आप देखते होंगे, ऑटोमोबाइल में, इस तरीके से जो बाइक में स्पीडोमीटर में जो है डायल मैकेनिज्म बना होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप डायग्राम से आप देख सकते हो, ये जो है आपके पास जो है एक डायल मैकेनिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है। तो जैसे जैसे आपके पास लोड खपत होती है, तो वहां पे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाता है, जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आपके पास धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर जो 4 मैकेनिज्म होते हैं, तो ये 4 प्रकार के मैकेनिज्म के बारे में बता दिया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ड्राइविंग मैकेनिज्म शंट और सीरीज मैग्नेट, रोटेटिंग मैकेनिज्म एल्यूमिनियम डिस्क, ब्रेकिंग मैकेनिज्म ब्रेक मैग्नेट, और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म में डायल मैकेनिज्म का यूज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके अगर मैं कार्य पद्धति के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एल्यूमिनियम जो डिस्क होता है, ये एल्यूमिनियम डिस्क को जो है लोड के कारण से घूमता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर मैं आता हूं, तो यहाँ पर जो है अगर मैं फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, तो शंट मैग्नेट जो है आपके पास इस तरीके से आपके पास ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा।
ये सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। और दूसरा, आपके घर में कितना लोड है वो आपके पास सीरीज मैग्नेट जो है इस तरीके से फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो शंट मैग्नेट के फ्लक्स और सीरीज मैग्नेट के फ्लक्स के कारण से आपके पास क्या करता है, एल्यूमिनियम डिस्क को इस तरीके से रोटेट कराएगा। तो एल्यूमिनियम डिस्क जो है किसी एक निश्चित दिशा में आपके पास घूमने लगेगी, और जितना ज्यादा जो है यहाँ पर इस तरीके से लोड का मान आपके पास बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर सीरीज फ्लक्स का मान भी आपके पास बढ़ता जाएगा और एल्यूमिनियम डिस्क को उतना तेजी से घुमाएगा। और ये एल्यूमिनियम डिस्क जो है, ये आप वर्टिकल वाला जो भाग आप देख रहे हो, इसको स्पिंडल कहा जाता है। इस स्पिंडल के कारण से ये क्या होगा, ये स्पिंडल भी एल्यूमिनियम डिस्क घूमेगा, स्पिंडल भी घूमने लगता है। स्पिंडल घूमने के साथ साथ जो है इस डायल मैकेनिज्म में उसको रजिस्टर करते हुए चलता है। ठीक है, तो इसका मैं बेसिक में आपको वर्किंग में बता दिया। अब जो है सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेकिंग आपके पास टॉर्क, सॉरी इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे, ड्राइविंग टॉर्क यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ड्राइविंग जो टॉर्क होती है, ड्राइविंग टॉर्क जो है आपके पास, यदि ये ड्राइविंग टॉर्क जो है यदि आपके पास ब्रेकिंग टॉर्क के इक्वल हो, ठीक है, तब जो है आपके पास वो एल्यूमिनियम डिस्क एक कांस्टेंट स्पीड पर गति करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप जो है अर्थ पे चल रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो आपके द्वारा जो लगाया गया बल और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल दोनों एक समान होती है, तब जाके आप स्टेबल रूप से आप जो है चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं और सारी प्रक्रियाएं जो है कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप अंतरिक्ष में जाकर करें तो आपके द्वारा लगाया गया बल जो है वहां पर शून्य लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर टोटल जीरो हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ड्राइविंग जो टॉर्क और इस ब्रेक मैग्नेट के द्वारा जो लगाया गया टॉर्क दोनों जब इक्वल होता है, तब वो एल्यूमिनियम डिस्क जो है एक कांस्टेंट गति से आपके पास रोटेट होने लगता है। तो इस सिस्टम में आपके पास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एनर्जी मीटर में और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है चीज है वो आपके पास है एरर। एरर में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है आपके पास क्रीपिंग एरर। ठीक है, इस क्रीपिंग एरर को ध्यान में रखिएगा। क्रीपिंग एरर क्या होता है, ये कई बार आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रीपिंग एरर या क्रीपिंग दोष क्या होता है। तो एल्यूमिनियम डिस्क का नो लोड या लो लोड की स्थिति में निरंतर धीरे धीरे घूमते रहना ही आपके पास एल्यूमिनियम जो है सॉरी आपका क्रीपिंग एरर कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपके घर में किसी भी प्रकार का लोड नहीं है, सब स्विचेस जो है लाइट के, फैन के सब स्विचेस आपने ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एल्यूमिनियम डिस्क आपके पास घूमता रहेगा। इसी एल्यूमिनियम डिस्क के कारण से क्या होगा, ये स्पिंडल घूमेगा और ये स्पिंडल जो है आपके पास डायल मैकेनिज्म में उसको दर्ज करते हुए चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एरर है इसी को हम लोग जो है बोलते हैं क्रीपिंग एरर। और क्रीपिंग एरर की जो है आपके पास तीन कारण होते हैं। एक होता है ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का जो है आपके पास कंपनसेट हो जाना। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास ओवर वोल्टेज, आपने सप्लाई वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया तो ये क्या करेगा, आपके पास शंट मैग्नेट बहुत ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा और आपके पास वोल्टेज जो है घूमने लगेगा। ठीक है, और तीसरा होता है कंपन के कारण से, वाइब्रेशन के कारण से। तीन कारण होता है, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, ओवर वोल्टेज और तीसरा वाइब्रेशन के कारण से आपके पास क्रीपिंग दोष होता है। अब इस क्रीपिंग दोष को हम लोग दूर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए आपके पास एल्यूमिनियम डिस्क है, उस एल्यूमिनियम डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दो होल कर देते हैं, दो छेद कर देते हैं। ठीक है, क्रीपिंग एरर के दोष को यदि दूर करना है तो उस एल्यूमिनियम डिस्क में 180 डिग्री पर दो हम लोग होल कर देंगे, छेद कर देंगे। वो करता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई आपके पास एडी ईएमएफ है, ये एडी ईएमएफ जो है फ्लो होने के लिए इस तरीके से आपके पास पाथ ढूंढता है और ये पाथ जो है होल करने की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके पास जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम डिस्क रुक जाता है या थम जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से बेसिक मैंने जो है इसके तकनीकी जानकारी आपको देने का प्रयास किया एनर्जी मीटर से। ठीक है, तो सीधे इसके क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एनर्जी मीटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आपके पास जो आए हैं। ठीक है, तो पहला आते हैं इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आ गया। मैं आपको बताया था कि ये आपके पास एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो ये बोला है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से टर्म्स में मेजर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कि एम्पियर आवर, किलोवाट और वोल्ट एम्पियर। तो इसका आपके पास जो राइट आंसर होगा किलोवाट आवर। मैं आपको बताया था कि एनर्जी मीटर जो है आपके पास एक घंटे में यदि वो 1 किलोवाट की पावर खपत करता है तो उसे 1 किलोवाट आवर के नाम से दर्ज करता है। और इस 1 किलोवाट आवर को और कौन-कौन से नाम से जाना जाता है, 1 यूनिट के नाम से जाना जाता है, 1 बीओटी के नाम से जाना जाता है। 1 बीओटी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहने का मतलब होता है इसी यूनिट के आधार पर ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बिक्री होती है।
ठीक है, इसको बोर्ड ऑफ टेम्परेचर यूनिट कहा जाता है। और इसके बाद जो है इसमें याद रखिएगा ये आपके पास 36 × 10⁵ जूल के बराबर होगा, क्योंकि भाई एनर्जी है, एनर्जी का जो मात्रक आपके पास जूल होगा। उसी तरीके से 861 जो है किलो कैलोरी भी होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, आपके पास 1 यूनिट को 1 BOT भी बोलते हैं, 36 × 10⁵ जूल भी कहते हैं और 861 किलो कैलोरी भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग उसकी वैल्यूज होती है, उस सभी को आपको जानकारी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, Which of the following produce the breaking torque? ब्रेकिंग टॉर्क जो है आपके पास एनर्जी मीटर में कौन जनरेट करता है? तो मैं आपको बताया था कि ब्रेकिंग जो है आपके पास टॉर्क जो है दोस्त, ब्रेकिंग टॉर्क आपके पास जनरेट करता है ब्रेक मैग्नेट के द्वारा। इसके द्वारा, ब्रेक मैग्नेट के द्वारा जो है आपके पास जनरेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एल्यूमिनियम डिस्क है, तो एल्यूमिनियम डिस्क में इस तरीके से जो लगा होता है इसको हम लोग जो है ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं। अब ये ब्रेक मैग्नेट जो है इस तरीके से जब एल्यूमिनियम डिस्क को कट करता है, तो एल्यूमिनियम डिस्क जो कट करेगा, एल्यूमिनियम डिस्क भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, एडी ईएमएफ जनरेट होगा, एडी ईएमएफ जनरेट होगा। और इस प्रकार का जो डैंपिंग है उसको हम लोग जो है एडी करंट डैंपिंग कहते हैं। देखो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डैंपिंग या दोलन को, पॉइंटर हो चाहे एल्यूमिनियम डिस्क हो, उसको रोकने के लिए डैंपिंग सिस्टम का या डैंपिंग कंट्रोल सिस्टम का जो है इस्तेमाल करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैंपिंग होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग होता है, एडी करंट डैंपिंग होता है। तो एडी करंट डैंपिंग का इस्तेमाल उस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जिसके अंदर में आपके पास परमानेंट मैग्नेट मौजूद हो। तो मैं आपको बताया था ये ब्रेक मैग्नेट किसका एग्जांपल है, परमानेंट मैग्नेट है एक प्रकार का। तो इस कारण से इसका जो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, एडी करंट। तो इस तरीके से एडी करंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। If the induction type energy meter run fast, it can be slowed down by। अगर वो एल्यूमिनियम डिस्क आपके पास बहुत तेजी से घूम रहा है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले आपके पास लैग एडजस्टमेंट। देखो लैग एडजस्टमेंट क्या होता है, एक बार यहाँ पर ऑप्शन में आकर मैं बता दूं कि इस तरीके से आप लोगों ने शंट मैग्नेट में देखा होगा, तो शंट मैग्नेट के मध्य लिंब में इस तरीके से हम लोग कॉपर का सेटिंग रिंग लगाते हैं। ठीक है, इस कॉपर का सेटिंग रिंग लगाने का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है ताकि शंट मैग्नेट का जो वोल्टेज है, वो शंट मैग्नेट का जो वोल्टेज और जो है सीरीज मैग्नेट के करंट के बीच में 90 डिग्री का फेस अंतर आ जाए। और 90 डिग्री की फेस अंतर के कारण से एक प्रॉपर तरीके से वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उत्पन्न कर सके। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर कॉपर का सेटिंग रिंग लगाते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम में ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक डायग्राम में, तो इस सिस्टमेटिक डायग्राम में आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर का सेटिंग रिंग। ये कॉपर का सेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कॉपर सेटिंग बैंड लिखा हुआ है, समझ में? तो कॉपर सेटिंग रिंग को लैग एडजस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो वापस से अपन क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा था कि इसी को हम लोग लाइट एडजस्टमेंट कहते हैं। सेकंड है आपके पास लाइट लोड एडजस्टमेंट, ये उसका आपके पास राइट आंसर नहीं होगा। तीसरा है एडजस्टमेंट द पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट इन मेकिंग इट कम क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब ब्रेकिंग मैग्नेट की स्थिति समायोजित करना और इसे डिस्क के मध्य या निकट लाना। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस तरीके से आपके पास ये ब्रेक मैग्नेट है। ठीक है, ये ब्रेक मैग्नेट है। इस ब्रेक मैग्नेट में इस तरीके से एल्यूमिनियम डिस्क जो है आपके पास रोटेट होती है। यदि इस एल्यूमिनियम डिस्क की गति को कम करना है तो आप क्या करोगे, या तो इस ब्रेक मैग्नेट को आगे पीछे करोगे। एल्यूमिनियम डिस्क तो आपके पास अटैच है, तो इस ब्रेक मैग्नेट को आगे पीछे करोगे। तो ये जितना ज्यादा एल्यूमिनियम डिस्क के नजदीक जाएगा उतना ज्यादा ये फ्लक्स को कट करेगा और उतने तेजी से इसको कम करेगा। और जितना दूर ले जाओगे तो वो आपके पास उसको फास्ट कर देगा। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जितना ब्रेक मैग्नेट को हम लोग आप जो है इस तरीके से आगे पीछे खिसकाकर इस एल्यूमिनियम डिस्क की गति को जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर स्लो डाउन बोला है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आते हैं। What can be done in order to prevent creeping in energy meter? एनर्जी मीटर के दोष को किस प्रकार से दूर किया जाता है? तो आज मैं आपको बताया कि यहाँ पर डिस्क में दो विपरीत दिशा में छेद करके, दो होल करके मैं आपको बताया था कि क्रीपिंग एरर के दोष को अगर दूर करना है तो इस तरीके से दो होल कर देते हैं। इसका आपके पास राइट आंसर आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आते हैं। Which of the following is the integrating type instrument? ठीक है, फिर मैं बताया था कि इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग।
तो इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट का आपके पास एग्जांपल है वॉट आवर मीटर। एनर्जी मीटर को हम लोग जो है वॉट आवर मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पास ये इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, ये इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। तो इसी तरीके से आप देखोगे अमीटर है, वॉट मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये तीनों के तीनों दोस्त आपके पास इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीपिंग इज ए सिंगल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज ड्यू टू। क्रीपिंग जो दोष होता है एनर्जी मीटर में, जो क्रीपिंग दोष होता है वो किसके कारण से होता है? मैं आपको तीन कारण बताया था, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है ओवर वोल्टेज और तीसरा है वाइब्रेशन। तो इस तरीके से इसका आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द एनर्जी मीटर इंस्टॉल ऑफ द रेसिडेंस चार्ज द कंज्यूमर फॉर द यूज ऑफ। ठीक है, तो किसी घर में लगा जो ऊर्जा मीटर है वो उपभोक्ता से डैश इस्तेमाल करने के लिए शुल्क वसूलता है। क्या पावर खपत होती है आपके घरों में जिसके कारण से वो शुल्क का वसूलेगा? तो यहाँ पर जो 3-4 प्रकार की पावर लेकर आभासी शक्ति है, वास्तविक शक्ति है, प्रतिक्रियात्मक जो है शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके पास जो है वास्तविक पावर जो है ट्रू पावर की खपत को काउंट करता है। ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी मैं बता दूं, इसमें जिसकी रेटिंग आपके पास वॉट में होती है ना, वो आपके पास ट्रू शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिसकी रेटिंग जो है आपके पास वोल्ट एम्पियर में होती है ना, वो आभासी शक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इसकी रेटिंग जो है आपके पास आभासी शक्ति में होती है। और जिसकी रेटिंग आपके पास वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हो जाता है, VAR में होता है। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टिव पावर को इंडिकेट करता है। और जैसे आप लोगों ने जो है कैपेसिटर को जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्टिव पावर को भी डिलीवर करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एनर्जी मीटर जो होता है वो वास्तविक शक्ति मतलब ट्रू पावर को ही आपके पास काउंट करता है। ठीक है, इसको चलना है। The pressure coil of the induction type instrument is the highly resistive, highly inductive, purely resistive and purely inductive। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है इसमें जो है इस तरीके से शंट मैग्नेट देखा था और इस तरीके से आपको सीरीज मैग्नेट देखा था। तो शंट मैग्नेट में इस तरीके से जो कॉइल जो है की जाती है ना, ये इस तरीके से आप लोगों ने जो कॉइल देखा होगा, इसी कॉइल को जो है हम लोग जो है प्रेशर कॉइल बोलते हैं, प्रेशर कॉइल कहते हैं। ठीक, इस प्रेशर कॉइल को वोल्टेज कॉइल के नाम से भी जाना जाता है, वोल्टेज कॉइल के नाम से। उसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर अगर सीरीज मैग्नेट में जो वाइंडिंग जो की जाती है, जो सीरीज के लोड से कनेक्टेड होती है, जो करंट मेजर करती है, इसको हम लोग जो है करंट कॉइल बोलते हैं, इसको हम लोग जो है करंट कॉइल कहते हैं। अब ये बोला है कि इस प्रेशर कॉइल की प्रकृति क्या होगी? उच्च प्रतिरोधी होगी मतलब हाईली इंडक्टिव होगी, या हाईली जो है रेजिस्टिव होगी, या प्योर रेजिस्टिव होगी, प्योर इंडक्टिव होगी। तो आप लोगों ने आपको बताया था कि यहाँ पर मध्य रिंग में हम लोग कॉपर का सेटिंग रिंग लगाते हैं। तो कॉपर का सेटिंग रिंग लगाना है मतलब हम लोग उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है। तो इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने की वजह से इसकी जो प्रकृति है वो आपके पास हो जाता है दोस्त हाईली इंडक्टिव नेचर का। ध्यान रखिएगा, प्रेशर कॉइल जो है इंडक्शन मशीन का जो है हाईली इंडक्टिव नेचर का होता है। In a single phase induction type energy meter, the deflecting torque is the true power in the circuit। मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहने का मतलब जो है यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क है, सॉरी आपके पास जो ड्राइविंग टॉर्क है, मैं आपको बताया था कि ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है ड्राइविंग टॉर्क से। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट की भाषा में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, इंडक्शन मशीन की भाषा में ड्राइविंग टॉर्क बोलते हैं। तो ये डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है मतलब उस एल्युमिनियम डिस्क पर कितना जो बल आघूर्ण लगाता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके घर के लोड पर। जितना आपके घर का लोड होगा, जितना आपके पास जो है पावर होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये लोड आपके पास कितने होता है? ट्रू पावर में होता है। ठीक है, ट्रू पावर पर होता है। यही चीज आपके पास लिखा है यहाँ पे, देखिए ट्रू पावर। तो ये क्या बोला है कि इसकी ये समानुपाती होगी या इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? समानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास लोड होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following is the most commonly used measurement unit for typical single phase energy meter? जो most commonly जो आपके पास यूनिट है एनर्जी मीटर के लिए, टिपिकल सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लिए, वो आपको मैं बता चुका हूँ, ये होता है आपके पास किलोवाट आवर। ठीक है, थैंक यू।